और गायत्री माता के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। तो हम जो मुख्य अतिथि हैं सभी से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पे आए। सभी से अनुरोध होगा कि आप सभी खड़े हो जाएं और दीप प्रज्वलन के लिए आए। और साथ ही में कहेंगे धनबाद से ऋचा बहन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के धनबाद से आई हुई देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ऋचा बहन से अनुरोध होगा कि आप भी आएँ और साथ में दीप प्रज्वलन का कार्य करें। सभी अतिथियों से भाव भरा निवेदन रहेगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दीप प्रज्वलन का काम करें। आप सभी बैठे रहेंगे, आप सभी बैठे रहेंगे। अतिथियों से अनुरोध है, आप सभी बैठे रहेंगे। मोमबत्ती है कि हाँ, माचिस भी है, माचिस है वहाँ। हमारे साथ साथ सभी लोग गायत्री महामंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो मोमबत्ती दो है, दोनों जगह जला लीजिए। सर आ जाइए। सब जलते नहीं रहेगा, वैसे भी उसको नीचे ही करना है। हवा भी चल रहा है तो रहेगा। एक और मोमबत्ती जलाइए ना, मोमबत्ती और है। सभी अतिथियों से अनुरोध होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों से भाव भरा निवेदन होगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव माता जी पर अच्छा प्रस्तुत सेवा। अतिथियों से पुनः आवेदन होगा कि आप एक बार गुरुदेव, मंदनीय माता और गायत्री माता पर पुष्प अर्पण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
नीचे कर दीजिए, योगेश भैया नीचे कर दीजिए उसको, साइड कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। हाँ यहाँ नहीं, साइड कर दीजिए, नहीं रहता है। पुनः सभी अतिथियों से अनुरोध होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी का अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में हार्दिक स्वागत है। और जो अतिथि हमारे पास आए हुए हैं, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ये प्लान किया और सारा कुछ जिस तरह से हो रहा है, बहुत गुरुदेव का कृपा से सारा कुछ हो पा रहा है। तो अतिथि जो यहाँ पे हमारे एक रिक्वेस्ट से ही आ गए हैं, उनके लिए कहेंगे कि आसमान में नज़र आते हैं सितारे, आसमान में नजर आते हैं सितारे, सभी अतिथियों के आने से वारे हो गए नारे, और आप सभी यहाँ पे पधारे तो हमें ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। तो बस यही कहेंगे कि आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी अतिथि हैं सभी से आज हम लोग रूबरू होंगे, सभी को सुनने का प्रयास करेंगे और सभी से जानने का प्रयास करेंगे। और ख़ास करके जो मुख्य अतिथि के रूप में जेपीएससी टॉपर सावित्री कुमारी जी हैं, उनसे हम ही लोग जानेंगे कि आखिर जो छात्र हैं वो अपने संघर्ष को करते हैं लेकिन सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब जेपीएससी में टॉप किए हैं तो उनका क्या फीडबैक रहेगा, ये सब हम जानेंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे। हम सभी के बीच वनांचल शिशु विद्या मंदिर के आचार्य जी हम सभी के बीच उपस्थित हो रहे हैं, आपके जोरदार तालियों से। डायरेक्टर सर भी हैं, अजीत सर जी। हमेशा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ को यहाँ से ही जगह मिला है और जितना भी आज कुछ हो पा रहा है सभी का श्रेय जो है अजीत सर को जाता है। तो आप सभी का जोरदार तालियां पुनः होना चाहिए। विकास जी बुके लेके आइए। अब हम आदरणीय सुरेश भैया और आचार्य अजीत सर और हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर के स्वागत करेंगे। तीनों लोगों से अनुरोध होगा, प्रेम भैया से भी अनुरोध होगा, आप तीनों लोग आए और जो मुख्य अतिथि हैं सावित्री कुमारी जी, उनको बुके देकर के सम्मानित करें। ताली रुकनी चाहिए, आप सभी का ताली होना ही चाहिए। कहते हैं कि कानून है क्या, कानून है क्या, कायदा है क्या, मेरा आपसे और आपका मुझसे वादा है क्या। आज इतना अच्छा प्रोग्राम हो और आप सभी ताली ना बजाएं तो फिर फायदा है क्या, फिर फायदा है क्या। आप सभी युवा साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, छात्र भी बैठे हुए हैं। हम सभी अपने लक्ष्य के प्रति जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत तरह के मुश्किलें आते हैं और उस मुश्किलों में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, हार जाते हैं और लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो। और जिस दिन हम सभी चाहेंगे कि अपना सारा शक्ति अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ देंगे तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। कोई रोक पाएगा क्या? हमारा 100% यदि अपने लक्ष्य के प्रति होगा तो कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा साथियों। तो बस यही कहेंगे। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सुरेश भैया जो लगातार 2 वर्षों से हम सभी युवाओं को सींचने का काम किए हैं, जब भी हम गलत राहों पर जाते हैं तो हमारे हाथों को थामते हुए कहते हैं कि ये रास्ता जो है तुम्हें मंजिल की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि ये रास्ते पर जाओगे तो भटक जाओगे, अपने लक्ष्य तक कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तो हम कहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। भैया हमेशा कहते हैं हम सभी को कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, पर जो पत्थरों को भी तोड़ दे वो शीशा का तलाश करो, वो शीशा का तलाश करो। आप सभी के बीच हम आमंत्रित करना चाहते हैं, यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे आदरणीय सुरेश भैया। आपके जोरदार तालियों के बीच आदरणीय सुरेश भैया।
धन्यवाद आनंद भाई। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के मार्गदर्शन में एक हम लोग भागीरथी संकल्प लिए। वो संकल्प का नाम क्या है कि राष्ट्र को यदि समर्थ और सशक्त बनाना है तो राष्ट्र की जो शक्ति है, पीछे भैया थोड़ा सा पीछे जोर से जवाब, आवाज मत करिए। राष्ट्र को यदि समर्थ और सशक्त बनाना है तो राष्ट्र की जो असली शक्ति है युवा शक्ति है। और युवा शक्ति जिस देश में मजबूत हुआ है वह देश चाहे टेक्निकल रूप से हो, स्किल डेवलपमेंट के रूप में हो, टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे नित्य नए आविष्कारों के और विकास की ओर अग्रसर हुआ है। ये हमारे लिए बहुत भी खुशखबरी का देश है और ये अवसर है और सौभाग्य की बात है कि जिस तरीके से अब बसंत पंचमी से बसंत बहार शुरू होने वाला है। बसंत बहार में क्या होता है, ये 40 दिन जो है वह प्रकृति अपने आप को सजाती है। सरस्वती पूजा से यह क्रम प्रारंभ होता है। जैसे भी मकर संक्रांति, संक्रांति और क्रांति में 2 अंतर है। जब मानवीय रूप से कोई परिवर्तन का संकल्प होता है तो उसको क्रांति कहते हैं, लेकिन जब प्रकृति जब परिवर्तन करती है तो उसको संक्रांति कहते हैं। हमारे यहाँ जो पर्वों की श्रृंखला है वो वैज्ञानिक है। अभी देखिएगा मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ, साउथ तरफ जो सूर्य थे अब नॉर्थ के तरफ आने लगे तो हम लोग की तरफ तिल तिल गर्मी बढ़ने लगी। बसंत पंचमी से ये 40 दिन होली फाग के पर्व तक जितने पुराने पत्ते हैं प्रकृति का टूट जाएंगे और प्रकृति पूरी तरह से अपने आप को दुल्हन की तरह सजा लेती है। चाहे कोयल की कूक हो, पपीहे की टेर हो, चाहे पलाश के फूल हो, चाहे वो साल के वृक्ष के नए बीज हों, प्रकृति सुगंधित हो जाती है। मित्रों, आज भी एक परिवर्तन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे प्रकृति दुल्हन की तरह ये बसंत बहार में अपने आप को सजाती है, हमारे देश में भी पूरे वर्ल्ड में सबसे यौवन, सबसे युवा आबादी 65 करोड़ जो 18 से 35 साल के बीच में हैं। लेकिन उस युवा को यदि हम सन्मार्ग की ओर नहीं ले जा सके, बहुत लोग इस ड्रेस में देखते हैं कि शायद हमको कोई पुजारी बनाने का कोई अभियान तो नहीं है, हम लोगों को कोई दिशा विहीन करने का कोई ये तो सरंजाम नहीं है, कोई हम लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की कोई तो बातें नहीं चल रही है। मित्रों, ये हमारा कार्यक्रम है मानव मात्र के 7 अरब मनुष्यों के लिए। मंदिर समझो, मस्जिद समझो या समझो गुरुद्वारा, ये युग निर्माण का मंदिर है। यहाँ हर विचार वाला, हर मत वाला हमारे यहाँ स्वागत है। मानव मात्र के लिए हम लोग विचार क्रांति अभियान चलाए हैं और विचार क्रांति का एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश को यदि फिर से जगत गुरु बनाना है, इस देश को फिर से अगर आगे बढ़ाना है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, या कहिए कि विचारों के रूप में, नैतिकता के रूप में, तो इस राष्ट्र के जो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा आबादी हिंदुस्तान के पास है। चाइना, अमेरिका, यूरोपीय देश जब बुढ़ापे की ओर जा रहा है तो आशा भरी नजरों से हिंदुस्तान की सबकी नजर टिकी हुई है कि पूरे वर्ल्ड को यदि कोई सजा सकता है तो इकबाल के शब्दों में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है युवा के सामने। वो प्रश्न टैग है क्या? कौन सा टैग है? कौन युवा देश को सजाएगा? कौन युवा देश को समर्थ बनाएगा? कौन युवा विवेकानंद का बनकर पूरे संस्कृति को दिशा दिखाएगा? जो युवा के जीवन में किसी तरह का व्यसन नहीं हो, जिस युवा के जीवन में किसी तरह का फैशन नहीं हो, जिनका जीवन सिंपल लिविंग लेकिन थिंकिंग डॉक्टर कलाम की तरीके से हो, सादा जीवन, उच्च विचार। यही वो देश है जो आर्यभट्ट, वराहवीर से लेकर कई ऐसे ऐसे सूरवीरों का उत्पादन किया है। अन्य देश टेक्नोलॉजी का उत्पादन किया होगा, लेकिन यह वो देश है जहां ऋषि कनाद सबसे पहले परमाणु विद्या का आविष्कार हरिद्वार के प्रयोगशाला में किया था। पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं और उसी कण से ऋषि का नाम ऋषि कनाद बना। कुछ दिनों के लिए हम लोग भटक गए थे, इसलिए अब समय आ गया है कि हर सेक्टर में, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे स्किल के में लेबर का काम हो, टेक्नोलॉजी का काम हो, पूरे वर्ल्ड के जो आबादी, मानव आबादी है, उसको बचाने का काम केवल हिंदुस्तान के युवा करेंगे। लेकिन कौन युवा? जो तैरना नहीं जानता है,
और किसी डूबते हुए को बचाने के लिए पानी में, तालाब में, जलाशय में कूद जाए तो स्वयं अपना जीवन नहीं बचा सकेंगे, दूसरों को बचाने की बात तो दूर है। आज भी युवा के सामने वही प्रश्न है, यदि हम अपने आप को बदल नहीं सके, हम यदि अपने जीवन में जीवन कला नहीं सीख सके, यदि हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख सके, तो संसाधन के मामले में भले हम पूजा सिंगल हो जाएं, करोड़ों का ढेर हमारे घर में हो, लेकिन शांति, सुख और अमन चैन का जो विज्ञान था हमारे देश में, आज पूजा दीदी को जेल की रोटी खानी पड़ रही है, बच्चों से मिलने के लिए तरसना पड़ रहा है। वैसे युवा हमको नहीं बनाना है। हमको वैसे युवा भी नहीं बनाना है जो सारंगी लेकर घर घर जाकर भीख मांगे, बल्कि आज के युवा के हाथ में टेक्नोलॉजी होगा, आज के युवा के हाथ में कंप्यूटर होगा, आज के युवा के हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से अपने आप को सजा करके हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। हम लोग पटना में एक प्रयोग किए थे 1995 में। भूले भटके युवा जो पटना, रांची में रहते हैं, तैयारी करने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पबजी खेलने लगते हैं, वहाँ जाने के बाद यूट्यूब में फालतू वीडियो देखने लगते हैं, वहाँ जाने के बाद वह मोबाइल के माध्यम से रत जग्गा करते हैं। एक तो वह रत जग्गा है, जागरण वाले सिपाही तो अच्छी बात है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल के चक्कर में रत जग्गा करते हैं। और जो चीज़ हमको नहीं देखना चाहिए, अपना समय की बर्बादी, अपने यौवन की बर्बादी, अपने जीवनी शक्ति की बर्बादी, अपने स्वास्थ्य की बर्बादी। और जब 5 साल, 7 साल, 8 साल जब हो जाता है, तब मित्रों हम जिस भी क्षेत्र शहर में रहते हो, झारखंड के हिस्सों में, घर हमको खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसलिए नर्सरी में हम लोग पढ़े A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, लेकिन हम गायत्री परिवार के युवा संगठन आपको इस मंच के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। फॉर एम, आपका लक्ष्य क्या है, यौवन किस लिए आपको मिली है। B फॉर बेस्ट, अपने जीवन को आप बेहतर कैसे बनाएंगे, शानदार कैसे बनाएंगे। वह लक्ष्मण, वह विवेकानंद के हिंदुस्तान का युवा, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है, औरों के हित मरता है जो औरों के हित जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए मित्रों हम लोग एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, हम लोग के परम श्रद्धेय वनांचल शिशु विद्या मंदिर के डायरेक्टर अजीत सर, जब जो 2020 में इनसे मिले थे, गिरिडीह से चलकर आते थे। ऐसा नहीं कि हमारे पास अवसर नहीं था। अभी झारखंड के जो सीएम हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन के हम 3 साल रहे। दुमका, काठीकुंड, उनके संथाल परगना के क्षेत्रों में राजनीति के लिए उनके घर में रहकर अनाउंस करते थे। हमारे पास प्रवक्ता बनने का अवसर, हमारे पास एमएलए बनने का अवसर था, लेकिन हमने अपने जीवन को एम के लिए निर्धारित किया कि अगर विवेकानंद वकील के बेटा थे, यदि वकालत करते, भगत सिंह जमींदार के बेटा थे, यदि जमींदारी करते, तो इतिहास का पन्ना कुछ और हो गया रहता। तो हमने दिव्य संकल्प लिया कि हम इस PYP झारखंड अर्थात प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से, कहते हैं लोहा ही लोहा को काटता है। आज यदि युवा को बदलना है तो युवा को ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब जो समाज में बदलाव होगा वो किसी को देखकर, अनुकरण देख करके। इसलिए गायत्री परिवार उपदेश देने वाली संस्था नहीं है। हम कौन लोग हैं, हम अपने जीवन से सिखाते हैं। हम अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। पिछले 27 साल से 15 साल की उम्र से हमने गायत्री मंत्र की उपासना करी। तो हम भी आप लोगों से कहते हैं कि आप भी अपने स्वास्थ्य का छून रखना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवन में गुटखा, सिगरेट, बीड़ियां, मौत की है सीढ़ियां, आप पिएंगे रम, बेटा कैसे पिएगा कम। छोड़ो सीसी और बनो ऋषि। इसलिए अन्य जो संगठन है क्या कर रहे हैं, गरीबों के सेवा के नाम पर कपड़ा बांटते हैं, कोई दूध बांटते हैं, कोई फल बांटते हैं, कोई ब्लड डोनेशन शिविर चलाते हैं, कोई कपड़ों का वितरण करते हैं, कोई भोजन का पैकेट बांटते हैं। पीड़ा निवारण की बहुत सारी संस्थाएं वर्ल्ड में काम कर रही है, वो सभी को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी से पूछा गया कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं। गुरुजी बोले जितना काम आप लोगों ने बताया वो एक भी काम हम नहीं करते हैं। हम कौन काम करते हैं, हम पतन निवारण का काम करते हैं। पतन निवारण अर्थात जिस कारण, जिस विचार के अभाव में युवा लोग बड़े IAS ऑफिसर बनने के बाद भी नशा की गिरफ्त में जाते हैं, जवानी पाने के बाद भी हम व्यसन की ओर जाते हैं, जिस बुराई के कारण हमारे जीवन में दरिद्रता है, जिस बुराई के कारण हमारे जीवन में भिखमंगी है, जिस बुराई के कारण हमारे जीवन में डिप्रेशन है,
जिस बुराई के कारण हमारे जीवन में तनाव है, हम अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, यदि उसके स्वभाव में विचार क्रांति का दीपक जला दिया जाए। ये जो दीपक जला है, हम लोग कपड़ा, बत्ती और घी वाला दीपक जलाने के लिए स्वांग नहीं रच रहे हैं, बल्कि आपके मस्तिष्क में सद्बुद्धि का दीपक जलाना चाहते हैं, सद्बुद्धि का दीपक, ताकि आपको ए फॉर एम, आपको लक्ष्य समझ में आ जाए कि ये व्हाट एम आई, ये जवानी किस लिए मिली है। तब आपको ये समझ में आ जाए कि हम भी भगत सिंह की तरीके से, डॉक्टर कलाम की तरीके से, अब्राहम लिंकन की तरीके से, स्वेट मॉडर्न की तरीके से, बिरसा मुंडा की तरीके से हम भी अपने जवानी को शानदार और जानदार बना सकते हैं। तीसरा जो हम आप ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट के माध्यम से बताना चाहते हैं, सी फॉर कैट नहीं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? अभी खान साहब एक यूपीएससी का कोचिंग सेंटर खोले दिल्ली जा करके। जो पहले से पढ़ा रहे थे उनको ईर्ष्या हो गई, तो खान सर बड़ा अच्छा पर ट्विटर हैंडल में स्टेटस में लगाए कि हम बिहार का दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात आत्मविश्वास से कैसी रूहानी ताकत है। भले हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं हो, हमारे पास पीएचडी की डिग्री नहीं हो, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाए, जिस आत्मविश्वास की कमी के कारण युवा लोग कहते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम में भूल जाते हैं, एग्जाम में आता है तो नंबर कम आता है। आत्मविश्वास एक ऐसी रूहानी ताकत का नाम है, रंग से भले आप काला हो सकते हैं, लंबाई से भले आपकी नाटा हो सकते हैं, धन से भले आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन यदि आत्मविश्वास आ जाए बिरसा मुंडा की तरीके से, यदि आत्मविश्वास आ जाए हमारी बहन सावित्री बहन की तरीके से, इनके जीवन में भी, ये भी एक मिडिल फैमिली से, एक परिवार बोकारो से आते हैं। हम लोग बखूबी इनके पिताजी को बहुत पहले से, आज 4 से 5 साल से जान रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास के बल पर कहते हैं तुम भी कुछ कर सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। अब क्या है, सेक्टर अलग अलग है। कहते हैं प्रकृति में हर अलग अलग प्रकार के फूल उगते हैं और सबकी अपनी विशेषता है। अब किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, यह अंतरात्मा से आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, किस सेक्टर में हम सफल होने लायक हैं। हर सेक्टर में अवसर आपके लिए खुला हुआ है और सारी दुनिया में आपका स्वागत के लिए तैयारी चल रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के युवा अमेरिका का हॉस्पिटल चलाएगा, हिंदुस्तान के युवा जापान का टेक्नोलॉजी चलाएगा, हिंदुस्तान के युवा आने वाले दिन चाइना को संभालेगा। क्यों? क्योंकि जवान आबादी तो केवल हिंदुस्तान के पास है, लेकिन कौन युवा जिनके जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, नशा मुक्त जीवन शैली, यह स्पिरिचुअल। इसलिए आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कैसे आएगा? इसलिए सभी संस्था मोटिवेशन का क्लास लेते हैं, लेकिन हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भरने के लिए हर रविवार को यहाँ पे हम लोग आधे घंटे सूर्य का ध्यान कराते हैं और गायत्री मंत्र का जप कराते हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि गायत्री मंत्र खुले मन से प्रचार किया जाता है, तो वहाँ के जज ने जो जजमेंट दिया, हाई कोर्ट के जज जो अभी ग्रुप में भी डाले थे, कि गायत्री मंत्र में किसी भगवान का नाम है ही नहीं। गायत्री मंत्र में भगवान को गुणवाचक बताया गया है, गायत्री मंत्र जातिवाचक है ही नहीं। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की कामना किया गया है। और गायत्री मंत्र क्या है मित्रों, जैसे व्हाट्सएप में यहाँ से मैसेज भेजते हैं अपने मित्र के पास, यहाँ क्लिक करते हैं और वहाँ उनको मैसेज मिल जाता है, लेकिन बीच में जो सूक्ष्म तरीके से गया एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में, वो दिखाई नहीं पड़ता है, केवल यहाँ क्लिक हुआ और वहाँ मैसेज मिला। उसी तरह से गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर में सूर्य का नाम आया है, तत्सवितुर्वरेण्यम। हिंदू धर्म में तो सूर्य की कई स्तुति हैं, लेकिन जो अभी दुनिया का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संप्रदाय है ईसाई धर्म, उसके बाइबल में भी लिखा हुआ है, लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक जीवन है। और सूर्य का ही चिप हम ही सब लोगों के अंदर है, जिसको कहते हैं प्राण की अग्नि। थर्मामीटर लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कितना गर्मी आपके शरीर में टेम्परेचर है, बोला 96-97 फ़ारेनहाइट। तो इसलिए मित्रों, वो गायत्री मंत्र का जप जो नासा के वैज्ञानिकों ने, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया, यदि 20 मिनट आप एवरीडे अपने कमरे में सूर्य का ध्यान भाव चित्र बनाते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे सिकुड़ा हुआ फूल रात का सुबह सूर्य का प्रकाश पाकर खिल जाता है, 100 दिनों के बाद आपको लाभ दिखाई पड़ने लगेगा। अगला जो भी आपका टेस्ट होगा, टर्मिनल या वीकली, उसमें आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ेगा। मेडिटेशन इसी चमत्कार का नाम है, ये आपके अंदर आत्मविश्वास भरने का कार्य करेगा। इसलिए हर दिन आप इंस्टीट्यूट में जाइए, संडे एक दिन 1 घंटे
4 से 5 का जो क्लास हम लोग का होता है, आप जरूर पटना की तरह जुड़िए, ताकि आने वाले दिनों में चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जो भी सेक्टर आपका हो, यहाँ से पटना की तरह भी अच्छा रिजल्ट जाए। यही प्रयास 3 सालों से कर रहे हैं। यह तभी होगा डी फॉर डिसिप्लिन, जब अपने जीवन को अनुशासन के सूत्र में बांधेंगे, टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, व्यसन से बचाएंगे, फालतू वीडियोस को तौबा करेंगे और समय का मैनेज करेंगे। तो यही सारा कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से कराया जा रहा है। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, जो भी मोटिवेशन क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं, वो 1 घंटा का समयदान, ये छोटे छोटे बच्चे जो कोर्रा का दिख रहे हैं, दलित बस्तियों के, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, अमीर घरों में जाकर झाड़ू पोछा का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया कि 23 घंटा अपने लिए, लेकिन 1 घंटा इन गरीब बच्चों के लिए लगाएंगे। और उससे वहाँ जो 1 घंटा ट्यूशन में जाते हैं, उनसे लाभ क्या हुआ? जैसे मेहंदी पीसने वालों को अलग से मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका हाथ स्वयं लाल होता है। पूर्वज लोग कहते थे खर्च करने से विद्या बढ़ती है। बस आप प्रैक्टिकल करिए, और बाल संस्कार थ्योरी करते हैं जाकर के कोचिंग में, प्रैक्टिकल करिए, इससे आपका आत्मविश्वास जगेगा। इंटरव्यू में आप नज़र से नज़र मिलाकर अंगद जैसे रावण से बात किया था, उस तरह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आज जो हम लोगों के बीच चीफ गेस्ट आए हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए, तैयारी के क्या गुर हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न होगा, बिना समय विलम्ब किए हुए हम भाई आनंद जी से आग्रह करेंगे कि अब बहन सावित्री जी को आप मंच पर आमंत्रित करेंगे, भाई आनंद जी। और इसी के साथ आप हर संडे यहाँ से जुड़ें, और जो यहाँ का यूट्यूब चैनल है PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, उसको आप अपने मोबाइल में बस सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी मोटिवेटर आते हैं, उनका सारा आज का सारा कार्यक्रम उसमें अपलोड हो जाएगा रात के 9 बजे तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी युवा साथी आते हैं प्रत्येक रविवार को, उन सभी का मोटिव रहता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि युवा शक्ति जो होता है वही हमारे समाज में कुछ परिवर्तन ला सकता है, वही हमारे समाज को बदल सकता है। जैसे आप जानेंगे साथियों, आज़ादी के समय में युवाओं का टोली जब आगे बढ़ा, तब देखा गया कि आज़ादी धीरे धीरे हमारे करीब आते गया। उससे पहले तो हम गुलाम थे। चंद्रशेखर आजाद जब गलियों में निकलते थे तो युवाओं को कहते थे कि युवा साथी चलो हमारे साथ, हम सभी मिल करके इस देश को आज़ाद करेंगे। और हम सभी गुलाम देश में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनके साथ साथ भगत सिंह भी चले। भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, बर्फ के सीढ़ियों पर लेटा करके पीटा जाता था। और जितने भी उस समय भारत के सेना थे, वो कहते थे कि भगत सिंह, तुमने तो संकल्प लिया है कि इस देश को आज़ाद कराओगे, लेकिन इस देश को आज़ाद कराना आसान है क्या? मामूली बात नहीं है। इस देश को आज़ाद नहीं करा पाओगे। इतने सारे कोड़े तुमको पड़ रहा है, फिर भी तुम कहते हो आज़ाद कराएंगे। तो भगत सिंह को कहा जाता था, भगत सिंह तुम अपने जिद पर अड़े हुए हो, पागल हो गए हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ये जिद। तो भगत सिंह कहते थे मुस्कुराते हुए कि मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, और मुझे पागल ही रहने दो दुनिया वालों, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। और उस समय उन सारे चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़े और उनके साथ युवा साथी जुड़ते हुए चले गए। तो हम सभी को भी संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम सभी युवा साथी भी चाहेंगे तो हम भी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अब स्वागत करेंगे, इनका लेक्चर करेंगे। आदरणीय सुरेश भैया से अनुरोध करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि सावित्री कुमारी को शॉल देकर के स्वागत करेंगे। आपका ताली रुकना नहीं चाहिए। अब हम आदरणीय रुपेश भैया से अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आएं और अजीत सर को शॉल देकर के सम्मानित करें। और प्रेम जी रोहित भैया से आवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं और प्रेम सर को शॉल देकर के सम्मानित करें। जो भाई लगे हुए हैं उनको नहीं, सावित्री जी का डायरेक्ट कराइए, सब उनको सुनना चाहिए। सबका कहाँ है? आगे जो भाई लिए हैं उनको
नहीं, दीदी को पहनाना होगा तो एक बच्ची को बुला लो। अमन भैया से अनुरोध करेंगे कि अमन भैया आप मंच पर आए। आ जाओ एक आ जाओ एक बहन को बुला लीजिए। आ जाओ आ जाओ। वो बच्ची क्या नाम था? सजना सजना। आ जाओ बेटा। संजना जो बाल संस्कार शाला की बच्ची है और लगातार बाल संस्कार शाला में पढ़ती है, अनुरोध रहेगा कि आप आएँ और हमारे मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करें। अमन भैया से अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर आएं और आचार्य अजीत सर को सम्मानित करें पुष्पमाला अर्पित करके। विकास भैया से अनुरोध होगा कि आप आएं और प्रेम भैया को माल्यार्पण करके स्वागत करें। सोहन भैया से अनुरोध होगा कि आप मंच पर आएं और आदरणीय सुरेश भैया को माल्यार्पण करके स्वागत करें। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार है, अब हम उस घड़ी की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बस यही कहेंगे कि आप सभी भी जानते हैं आज जो हमारा मुख्य अतिथि हैं वो 7वां से 10वां अथक प्रयास से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो हम सभी उनको सुनने का आज जो हमारा इच्छा है उसको हम लोग अभी थोड़े ही दूर में दूर करेंगे। उससे पहले बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में देखा जाता है तो नारियों का जो स्थान है आजकल वो किसी से कम नहीं है। किसी भी सेक्टर में हम चले जाएंगे तो वहाँ पे टॉप रैंक पर नारी ही दिखेगा और आप सभी के साथ अभी भी आप उदाहरण देख सकते हैं तो नारी ही है जो आज प्रथम रैंक पर है। तो बस यही कहेंगे कि ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता, कल्पना हो या सावित्री मेरी, मदर टेरेसा, कल्पना, सावित्री हो या लता मेरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हम सभी के बीच सावित्री जी आए और हम सभी को उद्बोधन करें। आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, सभी छात्रों को ये संदेश जरूर दें ताकि वो भी अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ सके और अपने उस मुकाम तक हासिल कर सके। तो आज आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं सावित्री जी आए और हम सभी को उद्बोधित करें। यहाँ उपस्थित सभी महाशय, अजीत सर, प्रेम सर, सुरेश भैया, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत अच्छा, मतलब कि आपका जो भी मैं सुन पाई मुझे लगा कि इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। यहाँ पे उपस्थित बाकी सभी छात्रगण, मैं यहाँ पे भाषण तो प्रिपेयर करके नहीं लाई हूँ कि मैं जैसे सुरेश सर इतने अच्छे से जैसे सुरेश सर यहाँ पे इतने अच्छे से बताए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं प्रिपेयर करके आई हूँ। तो आई गेस मैं चाहती हूँ कि एक 2 वे हो, मतलब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँ, और ये काइंड ऑफ लाइक 2 वे कन्वर्सेशन प्रोसेस, जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे, दोस्त से बात करते होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा जो कन्वर्सेशन है ये ऐसे ही हो, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी परीक्षा की तैयारी के दौरान मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए या मैं किस तरीके से तैयारी की, मैं इसका आंसर्स देना चाहूँगी। और अगर आज के समारोह के बाद अगर किसी भी एक आदमी, किसी भी एक छात्र का अगर जीवन परिवर्तन होता है, कोई अच्छी मुकाम पर चले जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आती हूँ और मैंने क्या किया है, अभी किस स्थान पर हूँ। तो मेरा नाम हवा उधर से आ रहा है, मेरा नाम सावित्री कुमारी है
मैं बोकारो ज़िले से बिलोंग करती हूँ। पेटरवार के बगल में मेरा घर है। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं मध्य विद्यालय दांतू से कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर मैं नवोदय विद्यालय में गई। नवोदय विद्यालय जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है, तो मैं बोकारो टेनूघाट के नवोदय में थी। वहाँ 7 साल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय टेनूघाट बोकारो में कंप्लीट की। उसके बाद मुझे अपने बैचलर्स को पढ़ने के लिए मुझे एक बाहर जाने का मौका मिला। मैं बांग्लादेश में थी। वहाँ पे एक विमेन ओनली यूनिवर्सिटी था, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर विमेन। तो वहाँ पे मैं 4 साल की अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। मेरा सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस था, पर्यावरण विज्ञान, जो आप लोग अभी सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि हमारा पर्यावरण बहुत खतरे में है और हम सबको अपने मतलब कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें अपने पर्यावरण को। तो उसको लेकर पढ़ाई की। उसके बाद फिर वहाँ पे 1 साल की टीचिंग असिस्टेंट का जॉब भी किया उसी यूनिवर्सिटी में। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो इंग्लैंड में अवस्थित है, वहाँ पर मैं मास्टर्स के लिए गई थी। वहाँ की मास्टर्स की डिग्री के बाद मैं IIT बॉम्बे में एज अ रिसर्चर थी। वहाँ पे रिसर्च करती थी क्लाइमेट चेंज में, पर्यावरण विज्ञान में अगेन वहाँ पे रिसर्च करती थी। और उसके बाद फिर वहाँ 1 साल के रिसर्च के बाद बहुत मन हम पूरे घर परिवार को था कि मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हूँ। तो अभी मैं 2 साल के प्रिपरेशन के बाद मुझे JPSC में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और अभी मैं धनबाद में उप समाहर्ता, जिसको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, उस रूप में अभी मैं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हूँ। अभी 1 साल की मेरी लगभग प्रशिक्षण है। उसके बाद फिर मुझे कोई पोस्टिंग मिलेगा एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। अगेन जो मैंने बताया कि मैं 2 वे प्रोसेस चाहती हूँ कि आपसे बातचीत हो। ये तो आप लोग बस कुछ भी कभी भी कहीं भी खड़े होकर मुझे बस क्वेश्चन पूछिए और मैं बहुत हैप्पीली कुछ भी आंसर दूंगी। बहुत तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, तो मुझे पता नहीं कि क्या एड्रेस करूं। तो आई थिंक द स्टेज इज़ योर्स। सो प्लीज़ जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्लीज़। महतो जी वहाँ से पूछा जाए। ये ऋचा दी से शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरा टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप जितना ऊपर तक पढ़ते हो, जैसे PhD लेवल तक पढ़ते हो, तो उतना आपका नैरो होते जाता है। जब क्लास 1 में रहते हो तो आप सब कुछ पढ़ते हो, और PhD में जब रहते हो तो आप बहुत छोटे से स्तर में पढ़ाई करते हो, उसी को अंदर घुसने का कोशिश करते हो। तो रिसर्च में यूजुअली आप एक ही चीज़ को पढ़ते हो। मेरा था कि एक क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा मतलब रिसर्च टॉपिक था कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, राइट। टाइम पे नहीं हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो मतलब वातावरण बहुत जिस तरीके से चलता था वैसे नहीं चल रहा, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो मेरा टॉपिक ये था, और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले दिनों में डेटा के साथ, जैसे कि हम लोग के पास टेम्परेचर का डेटा रहता है, हम लोग के पास पानी कितना गिरता है उसका डेटा रहता है, उसका डेटा के साथ काइंड ऑफ समझने को कोशिश कर रहे थे कि ये आने वाले दिनों में कैसे परिवर्तन होगा। मॉडल, क्लाइमेट मॉडल के अनुसार, क्लाइमेट मॉडल एक तरीके से होता है इसमें कि एक तरीके का क्लाइमेट मॉडल बेसिकली थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं इससे रिलेटेड आपसे बाद में बात कर लूँगी। बट क्लाइमेट मॉडल इस तरीके से होता है कि उसमें बहुत सारे डेटाज रहते हैं, और आप मतलब कि आप हेल्प करता है आपको प्रिडिक्ट करने में इन अ वे फ्यूचर। थैंक यू। यहाँ से महतो जी से। भैया जो होंगे क्वेश्चन आप उठाइए अपनी जगह पे, खड़े हो जाइए, क्वेश्चन खड़े हो। मेरी दिनचर्या लास्ट 2 साल में मैं बेसिकली केवल पढ़ाई करती थी। तो सवेरे उठती, घर में ही रह के पढ़ाई की है मोस्टली। तो सवेरे मैं यूजुअली रात में पढ़ने वाली, मतलब
मुझे रात में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत शोर रहता है और फिर घर में रहने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं रात का यूज करती थी अच्छे से, वो शांति रहता था उसका यूज करती थी नवे। तो लेट से उठती थी, आई गेस 8-9 बज जाता था और 2 बज जाते थे सोने में, 1-2 बज जाते थे सोने में। तो 8-9 बजता था, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके और आई थिंक टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेते थे। तो जब भी आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों में से कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी होता है 2 चीज़, एक सिलेबस देखना और दूसरा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चंस आया था, मतलब पिछले 5, 10, 15 सालों में कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। तो अगर आप वो दोनों को नहीं रखेंगे, अपने सिलेबस को अपने डेस्क में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने डेस्क में नहीं रखेंगे, तो बहुत संभावना है कि आप वहाँ से डाइग्रेस हो जाएं, भटक जाएं, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि ये बहुत समुद्र है, इसमें मैं कहाँ पढ़ूँ, एग्जैक्टली कौन सा चीज़ पढ़ना शुरू करूँ। इतने नॉलेज में आप मतलब कि क्या पढ़ोगे उस केस में। तो आपको जो होता है ना नॉर्थ स्टार काइंड ऑफ दिखाने वाला, कंपास गाइड करने वाला, वो आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देखें और आप टिक करते जाएं कि मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो जेपीएससी का जब मैं तैयारी कर रही थी तो उसका कुछ 12 पेज का सिलेबस ही था, तो मैं टिक करते जाती थी कि ये सिलेबस हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जाना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से एक एक करके मैं पढ़ते रहती थी जब तक वो पूरा सिलेबस में सब कुछ टिक ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है, पहली रिवीजन करना है, फिर दूसरा रिवीजन करना है। तो आप नोट्स बना बना के करें। जैसे कि अगर ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको आना चाहिए कि 2-3 पेज आप आराम से लिख लें, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वैसे ही पूछते हैं, आपको 10-12 पेज लिखना पड़ता है। तो उसी अनुसार बस आप तैयारी करते रहें। अपना लक्ष्य चुना, तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ अलग क्षेत्र में जाने के बाद कोई दूसरा, जैसे आप सिविल सर्विसेज में गई तो तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन आपने 2 साल में ही झारखंड में स्टॉप किया, तो क्या रहा? मैं मतलब कि पहले कि क्यों मैं आई इधर, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा था। बहुत होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते तो बहुत मतलब कि एक टॉपिक में आप बहुत अंदर तक आपको जाना होता है, तो उस केस में आपका ब्रेड्थ छूटता जाता है, मतलब किनारे किनारे चीज़ छूटते जाती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर से थोड़ा दूर जा रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते थे, उनका भी सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ। दूसरा कि जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं जब नवोदय में थी तो वहाँ पे एक आईपीएस आए थे, तो उन्होंने भी मुझे क्लास 6-7 में आई थी तो उस टाइम कहीं ना कहीं दिमाग में डाल दिए थे कि एक सिविल सर्विस एक कैरियर होता है जिसको हम लोग परस्यू कर सकते हैं, तो वो था बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए मैं आपका पहला सवाल का उत्तर, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज को चुनी। और दूसरा कि जब ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया तो फिर करने में मुश्किल तो बहुत आए थे, क्योंकि डिफरेंट है, मतलब जो मैं कर रही थी मास्टर्स में उससे बहुत अलग था ये जो मैं यहाँ मैं कर रही थी। बट आई गेस बहुत मतलब कि बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि आपको नहीं मन करता है करने का, फिर लगता है कि छोड़ दो, फिर क्यों करना है, फिर आप पीछे जा सकते हो, फिर से साइंटिस्ट आप बन सकते हो। तो उस केस में बस मैं ये कहती थी कि मेरा मन में ये था कि अगर मैं अभी छोड़ दूँ तो मेरा जो 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब उसको मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी अपने लाइफ में कि वो 1 साल गया कहाँ, किस चीज़ को गया। अगर मैं यहाँ से कोई आउटकम नहीं आया, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया तो 1 साल लगभग बर्बाद समझा जाएगा, और वो 1 साल फिर कब 2 साल हो गए पता नहीं चला, अब 2 साल बर्बाद चला जाएगा। तो आपको बस स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है कि उस 2 साल को आप जस्टिफाई करेंगे। अगर आप नौकरी के लिए भी बाद में सर्च करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि 2 साल आपके लाइफ में गए कहाँ। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पुश करता था कि पढ़ लो, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना, वो 2 साल जो आपने बनाए हैं उसको जस्टिफाई बहुत इजी नहीं होता है, बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता था। यहाँ आपके पेरेंट्स, फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी। यहाँ पे मेरी बहन आई हुई है यहाँ पे, आई थिंक सी रियली हेल्प मी वेरी मच। तो वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, लाइक तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन का ज़रूरत होता है। मैं आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ।
मेंस में लिखना बहुत होता है। मेंस में आई थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं कहूँगी कि इस लिखना होता है। तो आप मेरा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया था, उसके बाद फिर मैं लगभग वो 3 महीने 4 महीने का जो टाइम था, उसमें मैं 30 से ज़्यादा पेपर लिखी थी, मतलब 30 से ज़्यादा साइमुलेशंस की थी, कि मतलब मुझे जाके फाइनली एक ही लिखना था, लेकिन मैं 30 से अधिक बार मैं लिख चुकी थी उसको, कि मैं जाके मतलब कि वहाँ पे आप कुछ सोच नहीं पाओगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आपके पास जो पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है वही कीजिए। तो बहुत बार स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके पास कंटेंट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल फिर से ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी ग्लोबलाइजेशन में आया था और गांधी जी में आया था, हड़प्पा सभ्यता में आया था। तो मान लीजिए ये सब सब्जेक्ट में आपको नहीं आइडिया कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, NCERTs जो है क्लास 11th क्लास 12th की, वो पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया रहता है सारे सब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में उसको पढ़ लीजिए और खुद से एक नोट बना लीजिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता या फिर गांधी जी या फिर ग्लोबलाइजेशन या किसी भी टॉपिक में कुछ आए तो आपके पास 2 पढ़ना लिखा हुआ रहना चाहिए, वो रटा हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपको मतलब सोचना ना पड़े वहाँ पे। एग्जैक्टली आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग में ये लिखेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, फिर आपका एक कोहेरेंसी मेंटेन होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं और बहुत बार भूल जाते हैं कि ये हम लोग लिखे, लेकिन किसी और को पढ़ना है। अगर उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो वो फिर आंसर मेरे को मार्क्स नहीं देगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कोई प्रोफेसर है जो मेरा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सके। इसीलिए डायग्राम वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें मैप बना दे, छोटा छोटा डायग्राम बना दे, उसको मतलब कि इस तरीके से लिखे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। और प्रैक्टिस, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए मेंस के लिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आई। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि तैयारी के दौरान या जो भी चीज़ हो रहे हो, तो इसमें मेडिटेशन का क्या रोल हो सकता है और मेडिटेशन इसमें क्या है, इसमें क्या रोल निभा सकता है या है ज़रूरी या नहीं? मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं कभी कभी मेडिटेशन कर पाती थी, जैसे अन्य लोग होते हैं कि मेडिटेशन एक दिन होती है, 5 दिन नहीं होती है, तो वैसे ही मेरा भी स्केड्यूल था। तो आई थिंक मेडिटेशन एक चीज़ करता है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए तैयार कर देता है। आप खुद सोचने लगते हैं कि मैं जो आज दिन भर किया या की, क्या ये मतलब कि वर्थ इट था, मैं क्या अपना दिन को पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज उपयोग कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो आई थिंक मेडिटेशन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन है, काइंड ऑफ अपने आप से बात करना कि मतलब क्या हम आज अपना बेस्ट दे पाएँ। तो ये आप मेडिटेशन जैसे आंख बंद करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वॉक करके कर सकते हैं। आप एक वॉक में निकल जाएं, चलते रहें और फिर थोड़ा देर चलें, थोड़ा एक इस स्कूल का एक राउंड ले लें और फिर देख लें, सोच लें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इन अ वे। या फिर मैं बहुत ज़्यादा जो करती थी वो डायरी मेंटेन करती थी, मतलब मेरे ज़िंदगी में अगर कुछ भी हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा था तो मैं लिख लेती थी उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आज मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, या फिर घर वाले आएंगे आपको बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, राइट, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ में वैसे मतलब कि फ़र्क पड़ता है, बुरा लगता है, तो आई थिंक मेडिटेशन वो भी हो सकता है कि आप एक लिख लें और फिर एक तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, गलत जा रही हूँ। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपने बताया कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो उस केस में आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी को दिखा रहे हैं मेंस, वो बोला कि नहीं उतना अच्छा नहीं है, या फिर आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उस केस में आप क्या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये खुद अपने आप से बात करना इज आई थिंक आपको रास्ते में रखेगा, आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो जाएंगे। मतलब आपको बताएगा कि आप, जैसे सर बता रहे थे कि A फॉर एम, आपको एम से भटकने नहीं देगा, और B फॉर बेस्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस एंड D फॉर लाइक डिसिप्लिन। आई थिंक वो करेगा मेडिटेशन आपको। इंटरव्यू मतलब बहुत छोटे समय के लिए ही होता है, यूजुअली 15 दिन का टाइम देते हैं ये लोग और तैयारी करने के लिए। बट ऑनेस्टली इंटरव्यू में ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए पास हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया है। मेंस में वो लोग आपका नॉलेज देख चुके हैं,
तो अब आपको क्या दिखाना है, आपको अपना पर्सनैलिटी दिखाना है कि आप उस रोल के लिए, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो उस रोल के लिए आप तैयार हैं या नहीं। आपकी वेशभूषा, आपका बोलने का तरीका, आपके बैठने का उठने का तरीका ऐसा है या नहीं है कि आप उस रोल में अपने आप को ढाल पाएँ, डिप्टी कलेक्टर या फिर किसी और अन्य रोल में ढाल पाएँ या नहीं ढाल पाएँ। तो मुझसे क्वेश्चन वो लोग बहुत नॉर्मली पूछते हैं, मोस्टली आप पूछने का तरीका वो लोग जो भी पूछते हैं, लेकिन वो लोग देखना एक चीज़ चाहते हैं कि आप बोल किस तरीके से रहे हैं, आप बैठें किस तरीके से, आप वॉक करके उतना दूर तक आएँ, आप ग्रीटिंग किए कि नहीं वो लोगों को, तो ये सब चीज़ वो लोग देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैं चूँकि बांग्लादेश से ग्रेजुएशन की हुई हूँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बांग्लादेश से थे और एक क्वेश्चन मेरा इन्वायरमेंटल साइंस से था, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ी हुई हूँ मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में। तो पहला क्वेश्चन था कि इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कि हमारा भारत देश का बांग्लादेश के साथ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो ये था बेसिकली, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन वो जो इन्वायरमेंटल साइंस वाला था कि एक बड़ा तालाब है आई थिंक रांची में कहीं, तो वो बोले कि उसको साफ़ कैसे करोगे, जो इन्वायरमेंटल साइंस का सवाल था कि कैसे आप साफ़ करोगे। तो ये दो क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत ये असम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे शरणार्थी वहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा मोस्टली। तो आपका जो भी बैकग्राउंड रहेगा, आपका जो भी आप पढ़े हुए हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में, या फिर आप जहाँ के हैं, बोकारो के हैं अगर, तो आपको उसी से आसपास आपको पूछेंगे, बट आपको आंसर क्या है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, जितना आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बोलने में कहीं हर चीज़ को दोस्त तो नहीं ठहरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा चीज़ तो नहीं बोल दिए जो ऐसा दिखाता है कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देती ऐसा बोल देती कि बांग्लादेश बहुत गरीब देश है, वहाँ पे मुसलमान है, या फिर ऐसा कुछ बोल देती, तो ये दर्शाता कि मेरा बांग्लादेश के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि अगर मैं आगे जाकर कोई गरीब इंसान से मिलती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा रवैया नहीं होगा, राइट, या कोई मुसलमान से मिलती तो बहुत अच्छा रवैया नहीं होगा। तो ये चीज़ फिर आपको नेगेटिव दिखाएगा वहाँ पे कि आप मतलब बहुत रिसेप्टिव नहीं है, बहुत आपके अंदर संवेदनाएँ नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि आप बोल किस तरीके से रहे हैं, कहीं किसी के भी बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं जो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके ये में कोई मतलब सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब आपके आचरण में, व्यवहार में। आई थिंक वो ये चेक करना चाहते हैं। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो किन्हीं के दिमाग में, तो लास्ट में पूछ लीजिए एक आध गो, क्योंकि समय को भी मैनेज करना। दोनों पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मतलब कि स्टडी मटेरियल का सोर्स क्या था, और क्या कोचिंग ज़रूरी है यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, और अगर है कोचिंग जरूरी तो उसकी भूमिका क्या है और कितने होते हैं? आपका क्वेश्चन? मैं जेपीएससी सेल्फ स्टडी से ही की हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, कोचिंग आपको केवल सपोर्ट करेगा इन अ वे। तो मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत कोचिंग ली थी, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर दिया था मुझे। बट जेपीएससी का सिलेबस जो है वो आप सिलेबस रखें और सिलेबस के अनुसार आप केवल देखें कि वो उसमें ये लिखा हुआ है। मैं कौन से सोर्स का यूज करती थी, बहुत बोरिंग सा लेक्चर्स आता है यूट्यूब में, विद्या मित्र या ईपीजी पाठशाला। विद्या मित्र या ईपीजी पाठशाला, ये मतलब कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लोग रहते हैं, वो लोग बोरिंग सा लेक्चर देते हैं क्लास में, लेकिन वो लोग के अंदर डेप्थ बहुत रहता है। मतलब आप उसको पेशेंस के साथ सुन लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, तो वो लोग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा जानते होंगे वो लोगों की अपेक्षा जो लोग यूट्यूब में ऐसे ही बहुत बोलते हैं कि आज ये देख लीजिए वीडियो, आपका 15% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रहता है, राइट। और जेपीएससी को गहराई चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसमें गहराई हो, छिछलापन नहीं है, सैलोनेस नहीं है, राइट। तो आप उन सिलेबस, उन वीडियोज़ में जाइए यूट्यूब में, जैसे कि जो प्रोफेशनल वीडियोज़ लग रहे हैं, जो जिसमें यूनिवर्सिटी, मुझे याद है कि अकबर के पॉलिसी के बारे में मैं देखी थी, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ई विद्या मित्र वाला जो पाठशाला वगैरह, ईपीजी पाठशाला में जो आ जाते हैं वो वीडियोज़, वो सबको मैं देख लिया करती थी। या फिर एनसीईआरटीज़, आई थिंक दी बेस्ट सोर्स। एनसीईआरटीज़ बहुत सारे चीज़ों के लिए, खासकर जेपीएससी के लिए क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी बेस्ट होगी। आप सिलेबस के अनुसार
तैयारी करें उसी अनुसार। सॉरी, मैं आपके और कुछ पूछना था तो हो सकती बिल्कुल। हाँ हाँ जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं फिर आप अगर ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करते हैं तो आपके जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स जो आपके लेवल के मतलब IQ लेवल वाले थे या आपसे अच्छे थे, आपसे मतलब नीचे थे तो वो लोग का जो होता है कि वो लोग की जॉब लग गई है तो वो लोग अच्छे से सेटल हो चुके हैं, तो मैम उस कंडीशन को कैसे टैकल करना है, किसके साथ रहना है, क्या उसमें आपका इंस्पिरेशन रहता है, आप उस फेनोमेनन कैसे प्रोसेस को गो थ्रू होते हैं तो मैं वो जानना। बहुत सही क्वेश्चन है। आई थिंक मतलब बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। मैं ऑक्सफोर्ड से आई हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, एज यू कैन इमेजिन। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इजराइल में है, कोई US में है, लेकिन बहुत अच्छे जगह पे वो लोग प्लेस थे। और मैं यहाँ पे केवल घर में बैठ के एक मतलब विलेज में घर में बैठकर दिन भर केवल पढ़ाई कर रही हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट वेरी इजी। तो ये तो पहले आप जान जाइए कि बहुत इजी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा, फिर लगेगा बहुत टाइम कि छोड़ दो ना, फिर करो जो वो लोग कर रहे हैं, राइट। अप्लाई करो जॉब के लिए, चले जाओ वैसे फील्ड में। तो फिर बहुत बार होगा कि आपको डेविएशन लगेगा। आई थिंक बहुत बार उन लोग सबको शट डाउन करना बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं 2 साल तक मैं नहीं बात करती थी और लोगों से, लाइक मैं नहीं जानती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, क्या पेपर पब्लिश कर रहे हैं, मैं नहीं जानती थी। मैं फेसबुक बिल्कुल बंद कर दी थी, मैं व्हाट्सएप में सब बहुत सारे लोगों को डिलीट कर दी थी। और ऐसा केवल आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आपके अगल बगल भी होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, आपकी बड़ी माँ होगी, चाचा होंगे, जो भी होंगे, राइट, फूफा होंगे, जो भी होंगे, वो लोग बोलेंगे, राइट, कि बहुत सारी चीज़ें। बट आई गेस बहुत टाइम मैं क्या करती थी कि मैं उसको बंद करती थी, और जो मेरे रियली लाइक 2-4 लोग जिनको मैं गिन सकती हूँ अपने अंगुली में, 1, 2, 3, उसमें से एक यहीं बैठी हुई है मेरी बहन, आई गेस, तो उसको मतलब कि उन लोग पे मैं काउंट करती थी कि मतलब मुझे किसी से बात करना है, मुझे अगर फ्रेंड चाहिए तो ये लोग हैं, यही 2-4 लोग हैं मेरे लिए अभी, क्योंकि फिर नहीं तो फिर आप बहुत भटक जाएंगे और फिर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मैं मतलब कि मेरे लिए सच में बहुत बड़ा गौरव का पल होगा अगर इस सेमिनार के बाद आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो भी गोल कर रहे हैं, डजंट हैव टू बी सरकारी नौकरी ओनली। आप लोग अगर इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उस फील्ड में अगर आप लोग अव्वलता के साथ, पूरे के पूरे तन्मयता के साथ अगर काम कर सकें, एक बार आप ठान लें उसको, होता है ना कि बहुत बार छोड़ने का मन करता है, तो वैसा नहीं छोड़ते हुए आप अगर आगे राह तक चले जाएं और एक सफल व्यक्ति बन जाएं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात होगी और मैं समझूंगी कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। तो अपनी वाणी को विराम इस तरीके से देना चाहूँगी कि जब मेरे लिए ऐसा पल आता था, और ऐसा नहीं होगा कि आपके टाइम मतलब जो भी आप करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए वो होती फूलों की सेज बिसी रहेगी और आपको केवल चलना है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑक्सफोर्ड से आई हूँ फिर भी कह रही हूँ ऐसा नहीं होगा। आपके लिए बहुत ऊपर से आएंगे और बहुत नीचे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। तो बस एक चीज़ को याद रखिएगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब राह क्या पतवार क्या, तो फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय हो चुका है, लेकिन उत्प्रेरक में यही कहेंगे जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पटना की तरक्की से। पटना का बहुत अच्छा रिजल्ट हर सेक्टर में जाता है। हम लोग यही 4 चीज़ों पर गोल करते हैं और रोज़ आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, संडे को सिर्फ 1 घंटे के लिए। स्पिरिचुअलिटी का महत्व आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। योग विद्या पर यूनेस्को ने मोहर लगाया जबकि वो भारत की विद्या थी। उसी तरह जो मेडिटेशन है वह जीवन विद्या के रूप में आने वाले दिनों में इसी यूनेस्को पर, इसी संयुक्त राष्ट्र संघ को मोहर लगाना पड़ेगा, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और एक्यू लेवल को ऊंचा ले जाने के लिए ऐसे उदाहरण हम लोग के देश में रहा है
जो अपने मस्तिष्क का न्यूटन के बारे में सर ये सब जितने भी साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर कलाम साहब हुए कि 4%, 5%, 7% यूज किए, लेकिन अभी हम लोग जिनके मंच को खड़ा किए हैं परम पूज्य गुरुदेव देख रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई में स्कूली शिक्षा में 5वें। आप गूगल में जाकर के विकिपीडिया श्री राम शर्मा लिखेंगे तो फिलोसफर जो 3200 पुस्तकों का लेखक बने, मात्र 5वां पढ़े लिखे। सारे साहित्य जो आज के ज्वलंत मुद्दे का इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण का संरक्षण है, जवानी का सही दिशा धारा है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि है, मस्तिष्क एक विलक्षण कंप्यूटर है, बुद्धिमानों की मूर्खता, समझदारों की नासमझी, शिक्षा नहीं विद्या भी, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला, ऐसे 3200 पुस्तकों को तो आप जो भी कोर्स का किताब है, अभी बहुत सारे बुक्स इनका लेकर आए हुए हैं, एक एक बुक्स आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से निःशुल्क रूप से। तो आपको जब भी मन नहीं लगे तो इनके साहित्य का एक पेज जो बोले ना मोटिवेशन, मेडिटेशन केवल आंख बंद करके नहीं हो सकता है। जब आपके माइंड में डिप्रेशन आने लगे, कुंठा आने लगे, दुश्चिंतन, निगेटिव भाव आवे, तो उसमें महापुरुषों के जीवन प्रसंग को एक पेज 5 मिनट के लिए पढ़िए, आधा गिलास पानी पीजिए, देखिए फिर बुरे विचार आपका समाप्त हो जाएगा, फिर पढ़ाई में लग जाइए। तो इस तरीके से 3200 पुस्तकों के लेखक, आज़ादी के आंदोलन में 3 साल तक जेलों में बंद रहे, गांधी जी से इनकी मित्रता थी। स्वतंत्रता संग्राम में इनके 3 भाई डेथ किए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के 18 करोड़ का संगठन बनाए, 5000 प्रज्ञा संस्थान है, और ये पहला व्यक्ति वर्ल्ड का है जिनने वैज्ञानिक अध्यात्म स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट का मंच पूरे वर्ल्ड में खड़ा किया। तो इसलिए यदि आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने रूटीन के साथ स्पिरिचुअलिटी, जीवन विद्या, आर्ट ऑफ लिविंग को, मेडिटेशन को अपने जीवन में महत्व देते हैं, उसको वैज्ञानिक तरीका से कैसे करना है, कैसे संभव है, तो आप संडे को सिर्फ 1 घंटा का समय निकालें और यहाँ का जो यूट्यूब चैनल है PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम लोगों के बीच में जो बहन आई हैं, इनके साथ जितने भी, इनकी अपनी एक और बहन आई हैं, दो बहन हैं सगी, वहाँ बैठी हुई हैं। बहन जी से निवेदन करेंगे थोड़े से खड़े हो जाएं, ताकि सावित्री बहन की जो अपनी सगी बहन है उनको भी लोग देख सकें। ये भी तन मन से लगे हुए हैं और हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ये पूरा अवसर है। तो इसी शुभकामना के साथ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार झारखंड की ओर से आदरणीय बहन सावित्री दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग के लिए गौरव की बात है कि अभी तो प्रशिक्षण में है, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आने वाले समय मंच हमारा और भी आगे बढ़ेगा, तो ऐसा अवसर बीच बीच में हम लोग को प्रदान करते रहें। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे और आनंद जी से कहेंगे कि सर जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि किस प्रकार से ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ चल रहा है। अब ज़्यादा समय हम आप लोगों से नहीं लेंगे और बस यही कहेंगे कि आप अपने स्कूल जीवन में या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़ते हैं तो अपने टीचर को बोलते हैं सर, या फिर क्या बोलते हैं टीचर, यही कहते हैं। लेकिन उसी में एक होते हैं गुरु, पहले हुआ करते थे, आचार्य होते थे, गुरु होते थे, लेकिन अब गुरु और आचार्य धीरे धीरे हम लोग अंग्रेजी ज़माना में आ रहे हैं, अब टीचर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन पहले होता था नमस्कार। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति आज भी बरकरार है। और ये जो अभी जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम चल रहा है, वनांचल शिशु विद्या मंदिर, इनके संस्थापक भी हैं, डायरेक्टर हैं अजीत सर, और ये अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी देने का काम करते हैं। तो सर के लिए बस 4 लाइन यही कहेंगे कि जिस प्रकार से शुरू से लेकर के अभी तक इन्होंने बच्चों को सींचने का काम किए हैं, बच्चों के अंदर संस्कार के साथ साथ शिक्षा दोनों को समन्वय करके देते हैं, ताकि वो बच्चे पढ़ करके डीसी तो बन जाएंगे, IAS IPS तो बन जाएंगे, लेकिन उसका मेंटल यदि प्रॉब्लम रहेगा तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा आप बहुत सारा न्यूज पढ़े होंगे। तो आचार्य के लिए बस यही कहेंगे कि ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई। चिड़िया आप देखते होंगे उसका कोई कमाई नहीं है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, फिर भी वो अपने हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, फिर भी वो अपने हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। और जो उठाता है मुश्किल हर कदम डूब जाने का, वो कश्ती भी एक दिन किनारा ढूंढ लेती है, वो कश्ती भी एक दिन किनारा ढूंढ लेती है। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम बुलाना चाहेंगे आचार्य अजीत सर आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें और धन्यवाद ज्ञापन करें। आपके जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे।
नीचे लगता है खाना पड़ेगा, अब लंबे है ना, एक और नीचे है खाना। ठीक है। इस जो लघु सभा है, इसमें इस प्रांगण में विद्यमान सूक्ष्म सत्ता, माइक्रो पावर, सुपर पावर और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी जो युवा साथी हैं, और ये जो सबका श्रेय है, यह श्रेय जाता है सुरेश भाई साहब को। इनके लिए तालियां। तो अब कितना हम धन्यवाद सबको दें। सुबह से ही, कल से ही देखें, खास करके जो युवा साथी हैं, कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि हमारे देश के युवा भटक रहे हैं, लेकिन जो तन्मयता देखे हम और जो निष्ठा देखे तो बड़ी अंदर से संतुष्टि हुई कि नहीं, सच है मनुष्य बड़ा पापी है, नर का वध करता है, लेकिन मत भूलो मानव हित मानव ही मरता है। तो ठीक है, लोग हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी हमारी युवा पीढ़ी है। ये जो कार्यक्रम यहाँ रविवार को होता है, द बेस्ट प्रोग्राम, इसको मन की शांति के लिए, तन की शांति के लिए और पर्यावरण की शांति के लिए, अभी सावित्री बहन पर्यावरण एनवायरमेंटल साइंस का जिक्र की, तो मैं एक अग्रज के रूप में, एक गुरु के रूप में, या ये अगर समझती होंगे पिता उता चाचा उचा, तो ऐसा भी समझ के मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि अब रूटीन गड़बड़ मत करिएगा, अब सुबह जल्दी उठिएगा, क्योंकि मैं सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि भाई दिनचर्या का बहुत कमाल है इंसान के जीवन में, और एक स्टेप आपके जीवन का, ओनली वन सिंगल ए स्मॉल स्टेप वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, and it is a matter of very joy. But life is the series of steps. जीवन जो है ये विभिन्न स्टेप्स का एक सीरीज है। अब इनके जीवन में जो सीरीज आने वाला है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस देगा, और ये पूरा अभी तक का जो इनका अनुभव था, फीलिंग्स था, वो सब शेयर किया आपके साथ। हमको अच्छा लगा, बहुत हम ध्यान से सुने एक एक बात को। सो हम ये सलाह देंगे फिर सावित्री बहन को कि भाई सरकारी क्षेत्र में सुनते हैं बड़ी घूसखोरी होती है, बुरा नहीं मानिएगा, सुनते हैं ऐसा। और हम चूँकि सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, मानसरोवर सोसाइटी से, जैसे सुरेश भाई साहब ये भी बहुत पहुँचे हुए फकीर हैं, तो हम लोग थोड़ा घूस के खिलाफ हैं, सहज बात है। और मैं हमारे विद्यालय से अभी 140 दरोगा यहाँ से तैयार होकर गए हैं, 140 के आसपास, और बहुत जॉब में गए हैं, बहुत हैं। हम मजाक में सबसे यही बोलते रहते हैं कि यार देखो घूस कब मत लेना, नहीं तो वहाँ जाके भी हम बिगड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, ऐसा। तो स्वस्थ भी रहें और ईमान भी बचा के रखें, और जो सरकार का काम है, जिस काम के लिए आप डिप्यूट होने जा रहे हैं, उस काम पर भी निष्ठा से अमल करें, ये ऐसा। लेकिन ये सलाह है, सावित्री बहन बुरा नहीं मानी, नहीं, ये सलाह है। और फूले फले मैं तो यही कामना करूँगा कि एज ए डिप्टी कलेक्टर my dear sister will always produce, publish, program and present their whole channel of service in good way, ऐसा मेरा।
तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इस वनांचल शिशु विद्या मंदिर की जो तपोभूमि है, और मैं सदैव कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा भाव सबको रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा भाव रखना चाहिए। और सबको ये 4 प्रेम होता है, तो ये चौथा वाला प्रेम बच्चों को बताता हूँ। देखिए, एक धन प्रेम होता है, एक तन प्रेम होता है, एक मन प्रेम होता है, एक चैतन्य प्रेम होता है, ओरिजिनल प्रेम। आत्मीयता, कितनी आत्मीयता से ये सावित्री बहन आप लोग से विथ फुल पैसेंस, हम तो दंग रह गए इनके पैसेंस को देख करके। और इस तरह का पैसेंस रखने वाली बच्ची निश्चित रूप से काबिल कही जाएगी, निश्चित रूप से सफल होगी, होना ही होना है। पैसेंस रखना, क्वेश्चंस को इमेजिनेशन के साथ फुली लिखना। अभी चला हुआ है शॉर्टकट, सब चीज़ में शॉर्टकट, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब ये सब चीज़ में ऑब्जेक्टिव है, उसमें इमेजिनेशन नहीं। बस तोते की चोंच कैसी होती, लाल में टिक मार दीजिए, खेला खत्म हो, हटाइए। और उस तोते के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, नहीं, एक्चुअल है। तोते के बारे में कल्पना करके, देख कर, और बढ़िया से ध्यान से जितना लिख पाइए, एक किताब लिख दीजिए तोते के बारे में। ये तैयारी जो बोली है कि लिखना खूब पड़ता है, 4 पन्ना 6 पन्ना में लिखना पड़ता है। तो जब भी आप जाएंगे, कमीशन फेस करेंगे कहीं, तो निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा, बृहद जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में, किसी वृंद पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। तो कहा जाता है ना भाई कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जीवन में रह के नाम किया। प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों। पिसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विथ सावित्री बहन, माय डियर, एंड आई हार्टली respect the sister, हार्टली। बहुत पैसेंस, बहुत सुंदर होना ही चाहिए। ऐसी बच्चियों को टॉप करना चाहिए हर चीज़ में। बच्चियाँ हर चीज़ में आगे निकल रही हैं। तो अभी जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो भी हैं, अब यहाँ बच्चियों की संख्या थोड़ी कम है। देखिए भाई, अब सुरेश भाई साहब, देखिए, युवा प्रकोष्ठ का मतलब ऐसा नहीं कि युवती प्रकोष्ठ नहीं है। तो अब युवती प्रकोष्ठ भी चालू कीजिए, जहाँ मदद की आवश्यकता है। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बेफिक्र इंसान हूँ, मैं बेफिक्र इंसान हूँ भाई, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं एक सूत्र जानता हूँ, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, और कुछ नहीं। मुझे होश नहीं है कि मैं हवाई चप्पल पहना हूँ या 15,000 का जूता, मुझे होश नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, मैं बैठा तो नहीं हूँ, इस बात की मुझे चिंता। करते रहो, चलते रहो, सफलता मिलनी है, मिलेगी सफल। यहाँ कुछ नहीं था वनांचल विहार, जो भी था यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। नहीं जानती होगी सावित्री बहन, पिताजी भाड़ा भी नहीं दिए थे हम। ये प्रेम जी, ये माने एकदम जो हम नहीं जानते हैं मेरे बारे में, वो मेरे बारे में ये जानते हैं। ऐसा सब अपने ही लोग हैं। तो लेकिन किया बहुत और करना है, और सबका सहयोग रहेगा। बढ़िया है कि हमारी सारी बहनें बढ़िया बढ़िया पोस्ट में जाएं, और हम लोग को आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, ठंड का मौसम भी है,
और फिर युवा लोगों को भी शुभकामना दीजिए, आप लोग भी आगे सबको शुभकामना मैं तो कर रहा हूँ, सब बढ़िया बढ़िया जॉब में जाइए भाई सब। और सावित्री बहन भी बोली बढ़िया, लेकिन ये सुरेश भाई साहब को मत छोड़िएगा ये भाई बहुत ही बढ़िया काम यहाँ कर रहे हैं। और युवा प्रकोष्ठ में और कृपया करके जो प्रसाद होता है, हम लोग चूँकि यहाँ पूजन वगैरह करते हैं तो मिठाई की व्यवस्था है, तो उसको सर की ओर से सब बच्चों के लिए तो स्नेह है ऐसा, तो उसको प्राप्त कर लेंगे सब कोई। और सबको ईश्वर सुखी रखे, सबको ईश्वर समृद्ध रखे, सबको ईश्वर स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखभाग्। आज हम लोग के युवा प्रकोष्ठ के बबलू कुमार जी जो एक जरूरतमंद को आज ब्लड डोनेट कर, हम लोग के युवा प्रकोष्ठ के बबलू जी हैं, जरूरतमंद को यहाँ से जाकर के ब्लड डोनेट करके और तब आए हुए हैं। ऐसे सेवा भाव से ओतप्रोत युवा का टीम यहाँ खड़ा हो रहा है। हम चाहेंगे अजीत सर जी से और दीदी से इनको मल्यार्पण या माला रखा हुआ है, इनका स्वागत है। जी जी जी, स्वागत अभिनंदन यहाँ से जी। ठीक है, अजीत सर जी मल्यार्पण करके जोरदार ताली। युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग मोटिवेशनल क्लास के स्टूडेंट हैं जो बराबर हर संडे को आते हैं और एक जरूरतमंद को इन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। अब सभा को समाप्त शांति पाठ ऐसा है कि बैठ जी नहीं, अब लास्ट हो गया तो मैं एक दो वर्ड बोल हाँ जी 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 हाँ। आई थिंक थैंक यू सो मच। और आई थिंक दो वर्ड बोलना चाहूँगी कि जो ये कह रहे थे कि हाँ मतलब मॉर्निंग में काइंड ऑफ उठना चाहिए, ये तो मेरी काइंड ऑफ लाइक होता है ना कि सबके अलग अलग पढ़ने के तरीके होते हैं, तो वो था। और उसके कारण मेरा हेल्थ में देखती हूँ कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आप लोग सबको मतलब ऐसा नहीं, अभी ये नहीं समझ लीजिएगा कि सावित्री चूँकि रात को पढ़ती है इसलिए हम लोग सबको अब रात में पढ़ना चाहिए और अपने हेल्थ को लाइक नीचे कर दें आप, राइट। तो हेल्थ को ध्यान देते हुए आप देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, उस अनुसार से ही आप, होता है ना कि आप एक मछली को या सबको मतलब कि पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं कह सकते हैं, राइट। तो आप अपने अनुसार देखिए और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है, फिर आपको फिर IAS IPS वो सब कुछ काम नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सर ने बताया, मैं जब ये फील्ड को चुनी थी तो मेरा यही एम ही था कि मुझे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और आई थिंक मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है और मेरी मतलब यहाँ पे जो 3-4 लोगों को मैं जानती हूँ, प्रीति दीदी को जानती हूँ, एक और प्रीति है उसको जानती हूँ, वो लोग सब मुझे जानते हैं कि लाइक जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो लोग बोल रहे थे कि यही चीज़ करने के लिए सावित्री आई है यहाँ पे। और जब मैं इस फील्ड में अब मैं आ गई हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत जगह पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत आसान जर्नी नहीं होने वाला है मेरे लिए ये इस चीज़ को पूरा ख़त्म करने का। इसके लिए बहुत सारा पेशेंस जैसा होता है, धैर्य चाहिए, लेकिन एक अनुग्रह आप सबसे रहेगा कि कहीं भी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर आपसे मांग रहा है कुछ भी तो आप उसको ऊपर के जो अधिकारी है उन लोगों को बताइए। और जितना कहीं ना कहीं हम लोग सब जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग देते हैं। अगर हम लोग देते हैं इसीलिए हम लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग देना छोड़ दें तो फिर बंद हो जाएगा, फिर कोई नहीं रहेगा देने वाला। तो वो देखिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर के अधिकारियों को आप इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लोग को शायद पता होगा या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है एंटी करप्शन ब्यूरो करके, ACB करके है एंटी करप्शन ब्यूरो। आप वहाँ पे लेटर लिख सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कहीं भी आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं जो सही नहीं लग रहा है आपको, आपके पास चैनल्स हैं और आप चैनल्स में जाकर अगर आप मतलब कि सही तरीके से आप उसको उजागर कर पाएँ तो ये मेरे लिए स्वाभाविक का बात होगा, क्योंकि मैं भी वही रास्ते में चल रही हूँ जिस रास्ते में सर ने मार्ग दर्शाया है। थैंक यू सो मच।
अब प्रसाद की व्यवस्था है। विद्यालय प्रबंधन को भी हम धन्यवाद देंगे लास्ट में। जब इनके स्कूल में आए थे तो सर का कहना था कि भाई कॉलेज के लड़के लोग तो बड़े उद्दंड होते हैं कि भाई जो रोगी है इलाज तो उसी का जरूरी है। जो अच्छे लोग हैं, रत्नाकर को यदि वाल्मीकि बनाया जाए, बिल्लो मंगल डाकू को महात्मा सूरदास बनाया जाए, भटके हुए लोगों को सन्मान पर दिया, हम लोगों को पैलेस दिया हजारीबाग में। कोविड काल में जब 2-4 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते थे, उस पीरियड में हम लोगों को एक छावनी दिए। और बसंत पंचमी के बाद एक नया हॉल हम लोग को देने जा रहे हैं। जब हम लोग के डीसी मैम हजारीबाग से जो बात हमारी हुई है वो आएंगी तो हम लोग हॉल में कार्यक्रम करेंगे। तो ये सर बहुत ही विशफुल हैं और इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में से अपनी बात समाप्त करेंगे कि युवा आइकॉन आज के वही हैं। उनकी 2 शिष्या थी, एक का नाम क्रिस्टीना और दूसरा का निवेदिता। तो निवेदिता हर छोटा छोटा प्रश्न स्वामी जी से पूछती थी और क्रिस्टीना जो थी वो मौन रहती थी। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्रिस्टीना तुम क्यों नहीं प्रश्न पूछती हो, जैसे बहुत सारे भाई लोग अभी प्रश्न नहीं पूछे। तो क्रिस्टीना का जवाब था स्वामी जी के लिए, ओनली द हार्ट दैट कंटेस्ट नॉट द ब्रेन। हे गुरुवर, प्रश्न हमारे हृदय से तरंग बनकर उत्पन्न होता है और आपके हृदय से समाधान लेकर वापस आ जाता है। इतनी स्पिरिचुअलिटी थी। तो इसलिए हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जैसे भी धनबाद के जज जो प्रशांत कुमार हैं, हमारे पटना युवा प्रकोष्ठ में से दरी बिछाते थे, हम लोग के साथ नुक्कड़ सभा करते थे। कटिहार के डीएम साहब हम लोग के साथ पंपलेट बांटते थे। आज हम लोग गलियों में घूमते हैं हजारीबाग में तो शायद लगता है कि ये तो पढ़ने आए, क्या कर रहा है, लेकिन बस सप्ताह में 1 घंटा, शनिवार को 1 घंटा हम लोग प्रचार करते हैं और रविवार को 1 घंटे का कार्यक्रम। बाकी 7 के 7 दिन 23 घंटा 24 घंटा का पूरा आपके हाथ में है। इसलिए बहुत सारी बात आज नहीं बताएंगे, समय कम है। आप संडे को 1 घंटा का समय निकालकर और आपसे बस एक सहयोग चाहते हैं। सोशल मीडिया का जो ज़माना है तो सोशल मीडिया में सकारात्मक उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, उपयोगी चीज़ देखें। और जो हम लोगों का जो इस तरह का जो कैंपेन चल रहा है, इस चैनल को आप सभी युवा भाई अवश्य सब्सक्राइब करें, PYP झारखंड को। और आज का जो वीडियो अपलोड होगा, आपने जो प्रश्न पूछा है सारा कुछ उसमें होगा, तो अपने 10-5 नए जो क्लोज साथी हैं उनको अवश्य शेयर करें। इसी शुभकामना के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। अर्थात हमारे तन में, हमारे जीवन में, हमारे नगर में, हमारे हवा में, पवन में, अंतरिक्ष में, औषधि में और पूरे ये प्राकृतिक घटनाओं में हर जगह शांति स्थापित हो, सद्बुद्धि की स्थापना हो। इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम को ये समाप्त किया जाता है। बोले भारत माता की, भारत माता की। जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्न जहां का, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, ज्ञान जहां से, वह है प्यारा, वह है प्यारा, देश हमारा। सभी लोग हाथ उठाकर, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न है यहाँ, देश की रक्षा कैसे होगा? अपने स्वास्थ्य की रक्षा से। देश की रक्षा कैसे होगा? अपने स्वास्थ्य की रक्षा से। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके जाना है, तभी देश की रक्षा करेंगे। और अंत में हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी शुभकामना के साथ अब बहन जी को यहाँ से हम लोग, आए हुए अतिथियों को यहाँ से हम लोग विदा करेंगे। भैया लोग बैठे रहेंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था किया हुआ है स्कूल प्रबंधन की ओर से। सर से बैठे रहेंगे। भैया लोग से रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पे जो बताया गया है प्रत्येक दिन, हाँ बहन लोग भी बैठे रहेंगे। पहले बाल संस्कार सारे वाले भैया लोग बच्चे लोग को देंगे। हम आप लोग को